सीए इंटर सितंबर 2024 अटेम्प्ट, आखिरी के 40 दिन और बहुत ज्यादा डर का समय, बहुत ज्यादा डर लग रहा है सर, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या मैं सितंबर अटेम्प्ट स्किप कर दूं और जनवरी पे स्विच कर लूं। क्योंकि ये जब से आईसीए ने रिजल्ट निकाला ना फाउंडेशन का, तब से ये डर की सिचुएशन और ज्यादा हो गई है। आईसीए बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो गया है। आईसीए की हिस्ट्री का आज तक का लोएस्ट रिजल्ट है फाउंडेशन का, और ये अब हर एक बच्चे को डर लगने लगा है कि करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात बेटा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेटली सितंबर पे जाना चाहिए। और बिलीव मी, आज की वीडियो में आपको जो बताने वाला हूं, जो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सितंबर अटेम्प्ट निकाल भी पाएंगे। अब बात करें आखिरी के 40 दिनों के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम गारंटेड पास कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब भाई आपको पता है कि बोथ ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, 40 दिन का समय है। देखो मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा आसान है, बट हाँ ठीक है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट डिफिकल्ट सिचुएशन से हमें निकलना आता है। तो 6 सब्जेक्ट है, 40 दिन, यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास लगभग 6 दिन का समय है। 4 दिन मैंने बफर में लिए हैं कि भाई साहब आखिरी के दिनों में 4 दिन एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट के लिए रिवीजन भी करनी होती है, तो इसलिए 4 दिन हमने हटा दिए हैं। तो एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास लगभग 6 दिन का समय है, जिसके अंदर मेरे को रिवाइज भी करना है, जो चीजें कमजोर है उसको स्ट्रॉन्ग भी करना है। अब बात को समझिएगा, हमारे पास ये 6 सब्जेक्ट हैं: एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, एफएमएसएम। सबसे पहले आपको इन 6 सब्जेक्ट के अंदर ये देखना है कि यार मेरे इसके अंदर से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं और वीक सब्जेक्ट कौन से हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसके 6 के 6 सब्जेक्ट वीक हो, कोई भी बच्चा ऐसा भी नहीं होता जिसके 6 के 6 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो। तो हर एक बच्चे के 1 से 2 सब्जेक्ट मिनिमम वीक होते हैं, किसी के 3 भी हो सकते हैं। जो आजकल के जो ट्रेंड है उसके हिसाब से ज्यादातर बच्चों को एक एडवांस अकाउंट्स में डर लगता है, थोड़ा सा टैक्सेशन में डर लगता है और एक ऑडिटिंग में डर लगता है। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं जो मोस्ट फोबिया है ज्यादातर बच्चों का। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं और कौन से वीक सब्जेक्ट हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनके अंदर आपको ट्राई करना है कि यार इनको मैं बहुत अच्छे से करके जाऊं, ठीक है जी, इनके अंदर मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूं और मैं ट्राई करूं यहां पर 70+ और 80 मार्क्स लाने की। और जो सब्जेक्ट वीक है उनके अंदर मैं ट्राई करूंगा कि अप्रॉक्स मेरे 50+ तो मैं इसमें स्कोर कर ही लूँ, 50 नंबर भी आ जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका एग्रीगेट बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा सबसे पहले तो ये। अब जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसके अंदर तो भाई मेरे को बार बार रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, बट ये रिवाइज कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। और जो सब्जेक्ट वीक है उनके लिए हमें क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, प्रायोरिटी किसको देनी है, इस पर भी बात करूंगा मैं। 6 के 6 सब्जेक्ट के लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है जी। और अगर कोई बच्चा है जिसको सारा का सारा सिलेबस हो गया, उसे बस ये देखना है कि यार ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, तो 6 के 6 सब्जेक्ट जो मैं बताऊंगा उसको आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो वो भी एक अच्छी सिचुएशन रहेगी। अब बच्चे समझते हैं कि सर आखिरी के 40 दिनों में हमें करना कैसे है, करना कैसे मतलब रिवीजन कैसे करनी है। लोग कहते हैं कि 6 रिवीजन करी मैंने, 4 रिवीजन करी, 5 रिवीजन करी। आपको क्या लगता है वो 5 रिवीजन क्या ऐसे करी जा सकती है कि भाई 5वीं बार में आईसीए मॉड्यूल खोल के बैठ गया, बार बार पढ़ रहा हूँ उसे? नहीं। वो जो 5 रिवीजन है ना, 5 रिवीजन का मतलब होता है कि भाई मेरे पास मटेरियल तैयार है, और वो तब वो रिवीजन हो पाएगी जब मेरे पास कंसाइज में होगा मटेरियल। तो देखो रिवीजन करने के लिए आपको 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली बात एक होती है इमेजिनिंग। अब भाई मतलब रिवीजन करने के अंदर सबसे ज्यादा हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को दिक्कत आती है, उसको लगता है यार पढ़ तो रखा है, अब इसे कितनी बार पढ़ूं, क्या हो जाएगा उससे, जबकि ऐसा नहीं है। तो रिवीजन का एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज पढ़ रखी है, दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं, अब दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं, अब दोबारा पढ़ने से पहले, दोबारा उसे रीड करने से पहले ना, अगर आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ी और आपको हाल फिलहाल में याद है, तो ट्राई करिए, याद करिए उस चैप्टर के अंदर, उस कंसेप्ट के अंदर क्या क्या था। फॉर एग्जाम्पल कंसोलिडेशन है, आप कंसोलिडेशन के अंदर रिवाइज करिए तो याद करिए होल्डिंग सब्सिडरी क्या है, उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी एडजस्टमेंट है। आपने देखा होगा जो मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ना एक एंड में समराइज कर देता हूँ कि यार ये 7 एडजस्टमेंट है, या 8 एडजस्टमेंट है, या 10 एडजस्टमेंट है इस चैप्टर के अंदर, ये 10 पॉइंट है, ये 10 कंसेप्ट अगर आपने ये कर लिए तो ये सारी की सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो आपको बेसिकली वही करना है जब आप रिवाइज कर रहे हैं, जब आप रिवाइज कर रहे हैं ना, तो अपने दिमाग के अंदर एक पिक्चर लेके आनी है कि यार मैंने क्या पढ़ा था इस कंसोलिडेशन में या अमेलगमेशन। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो अमेलगमेशन में कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स है, कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं, जो ज्यादातर क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो होती है एक्टिव रिकॉल, ठीक है जी। आंखें बंद करने में आपको वो दिखना चाहिए कि यार इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये होती है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चैप्टर उठा रहे हैं, आप लॉ उठा रहे हैं, तो लॉ के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये मेजर कंसेप्ट है, अगर ये हो गए तो बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब भाई कितनी मर्जी आप रिवीजन कर लो, जितनी मर्जी बार बार पढ़ लो, जितनी मर्जी बार बार पढ़ लो, जो तब तक आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें। तो सबसे पहले एक्टिव रिकॉल करने के बाद आपने जब देखा कि यार उसमें 10 एडजस्टमेंट थी, बट मेरे को याद 7 ही आ रही थी, तो आपको पता लग गया कि वो जो 3 एडजस्टमेंट है वो मेरे को याद नहीं आ रही है, तो अब इस बार आप अच्छे से उसे पढ़ोगे तो आपको अगली बार याद आएंगी। उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, अब ये तो मेरे को पता है कि 10 एडजस्टमेंट है, बट क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रही है उसके लिए मेरे को करनी पड़ेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपको ध्यान रखना है रिवीजन करने के टाइम पे सबसे पहले आपने क्या करा, आपने उस चैप्टर को एक बार या तो पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद बुक बंद कर दी और दिमाग में सोचा कि इस चैप्टर में है क्या क्या, इस चैप्टर में है क्या क्या, और आपको समझ आ गया कि यार 10 में से मेरे को 7 एडजस्टमेंट समझ आ गई है, 3 रह रही है, तो 3 को दोबारा रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आपको करने उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस, कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन
आपको प्रैक्टिस करनी है। 3 से 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप पहली बार जब क्वेश्चन कर रहे थे तो आपने स्टामक करा होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अभी इसमें दिक्कत आ रही है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस 3 से 5 कौन से क्वेश्चन करें, इसमें दिक्कत आ रही है, तो उस पर भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। इसके बाद अब भाई जो 3 से 5 रिवीजन होती है ना, वो ये नहीं होता कि हर बार आप अपने नोट्स खोल के बैठेंगे और वो आप तब भी रिवाइज कर पाएंगे। आपको हाथ के हाथ आखिरी के 1.5 दिन में क्या पढ़ना है, हम बार बार बोलते हैं, ये अभी से डिसाइड होना चाहिए। और उसके लिए आपके पास होने चाहिए कंसाइज नोट्स। जब एक कंसाइज नोट्स होंगे ना कि आपका एक चैप्टर मुश्किल से 2 से 3 पेज में कवर होगा, तब जाके वो 3 से 5 रिवीजन हो पाती है। आपको क्या लगता है जो टॉपर्स होते हैं, जो ऑल इंडिया रैंक लाते हैं, वो क्या पूरा मॉड्यूल 3-4 बार 5 बार पढ़ते हैं? एक बार पढ़ते हैं सारे कोई, ठीक है जी। और उसके बाद वो कंसाइज नोट्स को रेफर करते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेफर करते हैं। तो ये 3 पॉइंट के अंदर आपको रिवीजन करनी है, तब जाके आप ये 3 टाइम्स रिवीजन आराम से अभी भी इन 40 दिनों के अंदर कर पाएंगे। तो जो टॉपिक्स आते हैं उनको इसी तरीके से जाना है। सबसे पहले आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद अपने दिमाग में देखना है कि ये चीजें मेरे दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, जाके दोबारा उठा के एक बार पढ़ लो, समझ आ जाएगा, तभी की तभी याद हो जाएगा। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और देन कंसाइज नोट से बार बार उसे रिवाइज करते रहना है टाइमली बेसिस पे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस और कंसाइज नोट्स के लिए क्या करें सर, हमने तो बनाए नहीं, आप 40 दिन में तो बना नहीं सकते। तो बेटा इसके लिए आपके पास है परफेक्ट रिवीजन बुक। अब परफेक्ट रिवीजन बुक में पता है क्या है, परफेक्ट रिवीजन बुक में अंदर हर एक चैप्टर, अगर मैं बात करूं AS2 की इन्वेंट्री की, 2 पेज के अंदर पूरा का पूरा कंसेप्ट कवर है, आपके एक एक चीज, आपका एक एक पॉइंट यहाँ पर कवर हो गया। और उसके बाद परफेक्ट रिवीजन के अंदर इसके अंदर मास्टर क्वेश्चन इंक्लूड है। अगर मैं देखूं इसकी तो टोटल यहाँ पर 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। 7 क्वेश्चन कर लिए, पूरे एक इन्वेंट्री आपका कवर हो गया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए। ऐसी कोई भी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठा के देख सकते हो। तो हर एक चैप्टर, जिस तरफ मैं एडवांस अकाउंटिंग की आपको PR दिखा रहा हूँ, ऐसी हर एक चैप्टर 2 से 3 पेज में, मैक्सिमम 4 पेज में आपका कवर होगा, जिसके अंदर सारा का सारा कंसेप्ट आपको एक कंसाइज नोट मिल गए। उसके बाद जो क्वेश्चन करने हैं, अब आपने क्वेश्चन मार्क नहीं कर रखे हैं, अगर मार्क कर रखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, ये PR बुक ना इस समय आपको आपकी मतलब लाइफ सेवर हो सकती है, पेनेसिया हो सकती है, रामबाण हो सकता है अगर आप इसको अच्छे से रेफर करें तो। ये एडवांस अकाउंटिंग की PR बुक है, ठीक है जी। वेबसाइट पे बहुत ही सस्ते में अवेलेबल है, तो आप इसे ले सकते हैं, ठीक है जी। नहीं चाहें तो आपको मैंने टेक्निक बता दी, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपने स्टार्मक करे थे क्वेश्चन वाले, और कंसाइज नोट्स आप आपने बना रखे तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। बट ज्यादातर बच्चे नहीं बनाते हैं, तो उसके लिए PR बुक ये रामबाण है। हर कोई टॉपर इस समय इसे रेफर कर रहा है, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो पॉइंट है ना, ये सारे के सारे कवर हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो आपको ये समझ आ गया कि कैसे मेरे को रिवाइज करना है, कैसे कैसे कंसाइज नोट्स बनाने हैं, ये सारी की सारी चीजें। और सबसे खास बात क्या है कि अगर कोई चैप्टर में कोई याद नहीं है, फॉर एग्जांपल सर अभी आपने बोला कंसोलिडेशन में 10 एडजस्टमेंट है, तो मैं पर को पढ़ के याद नहीं आ रहा, तो उस जो कंसोलिडेशन है उसकी आपको वहां पर रिवीजन वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस की वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी आसान है। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल गया। किसी कंसेप्ट में मेरे को लग रहा है यार अमेलगमेशन में को पढ़ने की जरूरत है, एक रिवीजन लेक्चर मिल जाए, तो PR बुक के साथ हर एक चैप्टर का आपको रिवीजन लेक्चर भी मिल जाता है, हर एक सब्जेक्ट का। तो यहाँ से तीनों के तीनों पॉइंट कवर हो जाते हैं। तो ये तो हो गई कि रिवीजन कैसे करना है, ठीक है जी, हर एक चीज का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसका फॉर एग्जांपल एडवांस अकाउंट वीक है, तो एडवांस अकाउंट में उसे ये वाले टॉपिक कर लेने हैं, रेगुलर बेसिस पे करने हैं। और कोई बच्चा ऐसा है जिसका एडवांस अकाउंट पूरा का पूरा अच्छे से तैयार हो गया है, अब उसे रिवाइज कैसे करना है, तो रिवाइज करने का टेक्निक बता दी, बट उसे ना प्रायोरिटी इन वाले टॉपिक्स को देनी है। सीधी सीधी बात है, नहीं करा है तो सिर्फ इतना कर लो, कर लिया है तो प्रायोरिटी इसको दो, उसके बाद जो टाइम बचता है बाकी चीजों को देना। अगर मैं बात करूं एडवांस अकाउंट्स की, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं मॉड्यूल 3 यानी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, बायबैक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रांच और कंसोलिडेशन, 55 to 60 मार्क्स की वेटेज रखेगा बेटा ये। और ये करना आसान है एज कंपेयर टू बाकी 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये चीजें कर लीजिए। और कंसेप्ट कहां से पढ़ना है, PR से पढ़ना है, क्वेश्चन कहां से करना है, PR से करना है, काम हो जाएगा, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि सर मेरे को ना क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मेरे को लग रहा है कि इस सब्जेक्ट के अंदर मेरी हुई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट में मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, मेरे 4-5 क्वेश्चन में नहीं काम बनने वाला है, तो उसके लिए आप फिर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। जिस सब्जेक्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसकी PP लीजिए, अदरवाइज आखिरी समय के हिसाब से PR बुक आपके लिए बेस्ट है, हर एक सब्जेक्ट की आपके पास होनी ही होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऐसी बाकी सब्जेक्ट की, मैंने आपको बोला था हर एक सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है इस समय। तो अगर बात करें लॉ की, तो लॉ के अंदर आपको पता है एक कंपनी लॉ है और एक अदर लॉ प्लस LLP है। तो मैं आपको यहां पर सबसे पहले बोलूंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अदर लॉ प्लस LLP, ठीक है जी। अगर आपको लॉ वीक है तो आपको अदर लॉ प्लस LLP रोज रिवाइज करना है अपनी PR बुक से, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। हर एक एक्ट जो है आपका यहाँ पर 2 से 3 पेज में, मैक्सिमम 4 पेज में कवर हो जाएगा। उसके बाद आपके PR के क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आपने कर लिया ना तो सारा का सारा कंसेप्ट कवर हो जाता है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो कंपनी लॉ के चैप्टर 7, 8, 9 ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं वाला पॉइंट्स बता रहा हूँ कि कोई सब्जेक्ट जो वीक है उसके अंदर सिर्फ इतना कर लो, पास हो जाओगे अच्छे नंबर से, ठीक है जी। और अगर कोई बच्चा ऐसा जिसका हो गया है तो उसको ये वाले चैप्टर रेगुलर बेसिस पे प्रायोरिटी देके इसे रिवाइज करना है, और इससे उसके नंबर अच्छे हो जाएंगे, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। टैक्सेशन की बात करें, टैक्सेशन के अंदर GST और इनकम टैक्स हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो जो GST है वो 50% है, इनकम टैक्स भी 50% है।
तो प्रायोरिटी दीजिएगा जीएसटी को। जीएसटी करना आसान है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, यहाँ पर 5 हेड्स हैं और 5 हेड्स के बाद बाकी अदर चैप्टर्स हैं, तो इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाते हैं। तो पहली प्रायोरिटी हम देंगे जीएसटी को, जीएसटी कंप्लीट करेंगे। पीपी के सारे क्वेश्चंस, अगर मतलब पीपी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करिए। आरटीपी एमटी पास एग्जाम जो हम हमेशा कहते हैं। रिवीजन के लिए वही जीएसटी का पूरा पीआर आपके पास, जैसे टैक्स की आप पीआर लेते हैं तो जीएसटी भी मिल जाएगी उसमें, तो जीएसटी के सारे आपने पूरा का पूरा प्रोविजन रोज पढ़ना है और उसके बाद पीआर के क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, हाथ से लिख के देखना है। देखो जो थ्योरी सब्जेक्ट है ना उसके अंदर हाथ से लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जीएसटी आपको मैंने बताया फुल करना है। उसके बाद इनकम टैक्स के 5 हेड्स कर लीजिए, या तो 5 हेड्स करिए या फिर अदर चैप्टर कर लीजिए, ठीक है जी, बस इतना कर लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें अपनी कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग के अंदर मैं आपको वाले चैप्टर्स बता रहा हूँ कि यार ये कर लो पास हो जाओगे, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्ट शीट, ठीक है जी। अब ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो पीआर के अंदर इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं ट्राई करिएगा कि वो सारे क्वेश्चन 3-4-5 बार बना ले। 3-4-5 क्वेश्चन होंगे हर एक चैप्टर के, ज़्यादा नहीं होंगे, तो आराम से हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। बट वो क्वेश्चन कर लेते हो तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और कंसेप्ट वहाँ से सारे के सारे फॉर्मुला बेसिस पे आपको यहाँ पर कॉस्टिंग में क्या दिक्कत आती है फॉर्मुला की, तो सारे के सारे फॉर्मुला वहाँ से रिवाइज होंगे रेगुलर बेसिस पे, तो कॉस्टिंग पे अच्छी पकड़ आ जाएगी। ये चैप्टर करने के बाद मटीरियल लेबर ओवरहेड भी देख सकते हो। बट ये वाले जो 4-5 चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें ऑडिटिंग की, ऑडिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है कि सर बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो बेटा इसके लिए चैप्टर 1, 11, 2, 6 छोटे 4 चैप्टर हैं, बड़े आसान चैप्टर हैं, बिलीव मी। 25 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, ज़्यादा करने में समय नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा, इत्मीनान से हो जाएगा, बड़े प्यार से हो जाएगा। चैप्टर 7, 8 उसके बाद ये भी 25% की वेटेज रखते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। ये वाले चैप्टर बता रहा हूँ जो आसानी से कवर हो जाएंगे। अभी भी अगर आपकी ऑडिट वीक है तो ये वाले चैप्टर कर लीजिए। और फिर चैप्टर 5 थोड़ा सा बड़ा है बट 15% की वेटेज रखता है, आराम से कर पाएंगे। 65% की वेटेज यहाँ पर ऑडिट में हो जाएगी। तो देखो जो सब्जेक्ट ज़्यादा आपको दिक्कत देते हैं ना, उस पर मैंने एक्स्ट्रा ध्यान दिया है। इसके बाद बात करें अगर एफएम की, तो एफएम थोड़े से बच्चों को लगता है यार कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सर, थोड़ी दिक्कत देता है, तो उसके एफएम के अंदर आप क्या कर सकते हैं। एफएम के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज एनालिसिस, डिविडेंड डिसीजन, रेशियो एनालिसिस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये वाले चैप्टर्स आपको करने ये मैं ये वाले चैप्टर बता रहा हूँ जो करना आसान है और वेटेज ज़्यादा है, ठीक है जी। और उसके बाद एसएम के अंदर चैप्टर 2nd, 3rd, 5th, बट मैं बार बार बोलूंगा ये जो चैप्टर्स कर रहे हो उसको बार बार कहीं मतलब 3 से 4 बार रिवीजन मिनिमम करना पड़ेगा। और 3 से 4 बार रिवाइज करने के लिए ये पीआर बुक जो है ना, ये कहीं ना कहीं रामबाण हो सकती है आपके लिए। वो 3 से 4 बार 5 बार रिवीजन करेंगे तो आराम से निकल पाएगा। 40 दिन है, 40 दिन के अंदर हम अपनी जी जान लगा दें, 40 दिन मतलब एक दिन के मिनिमम 10 से 12 घंटे अगर हम माने तो लगभग हमारे पास 400 से लेकर के 480 घंटे हैं, ठीक है जी। तो 400 to 480 आवर्स अप्रॉक्स, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कितना आपको लग रहा होगा कि 400 घंटे 500 घंटे मेरे पास है, तो आराम से अगर मैं बार बार चीज़ों को रिवाइज करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, तो डेफिनेटली मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को किस तरीके से फॉलो करना है। और ये जो 3 पॉइंट बताया ना, इसको जरूर अच्छे से करना, एक्टिव रिकॉल, क्वेश्चन प्रैक्टिस और कंसाइज नोट्स। और ये सारी की सारी चीज़ें हमने पीआर बुक में ध्यान दी है। इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है और ये वाला अटेम्प्ट आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको मेरी बातें समझ आई हैं, पसंद आई हैं। और इसके अलावा एक नई चीज जो हमने आपको बताना शायद रह गया है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको मतलब एमसीक्यू के सेट भी मिल जाते हैं पीआर के साथ, ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर 1 से 2 सेट मिनिमम आपको कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में एमसीक्यू सेट भी मिल जाते हैं, ठीक है जी। एमसीक्यू सेट पीआर के बुक के साथ आपको कोर्स के अंदर एमसीक्यू सेट भी मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाती है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो उम्मीद करूंगा ये सितंबर अटेम्प्ट निकालने की आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, आपको समझ आया होगा कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, और ये वाला अपकमिंग अटेम्प्ट निकालेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।